हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। आज हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम आगे और 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फैशन इज अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस सो इनटॉलरेबल दैट वी हैव टू ऑल्टर इट एवरी 6 मंथ। यानी फैशन जो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर छठे महीने चेंज करनी पड़ती है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कंक्लूजन में, फैशन डिजाइनर डू नॉट अंडरस्टैंड द पब्लिक माइंड वेल। तो देखो ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, फैशन डिजाइनर जो है पब्लिक के माइंड को समझ नहीं पा रहे। तो ये बात गलत है। हम यहाँ पे चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहे हैं, है ना। इसलिए थोड़ी चेंज करते कि फैशन डिजाइनर समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया। तो सेकंड वाला देखो क्या लिखा है, द पब्लिक बाय द लार्ज इज हाईली सस्पेक्टेबल टू नॉवेलिटी। नॉवेलिटी मतलब न्यू चीज, यानी नई कोई भी नई चीज आ रही है उसके लिए क्या हो रहा है, सस्पेक्टेबल। यानी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नई चीजें चाहिए। किसको? लोगों को, है ना। तो ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जो पब्लिक है यानी हम लोग जो है उन्हें क्या चाहिए, नई नई चीजें चाहिए, है ना। तो इसलिए फैशन हर छठे महीने चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कि ओनली टू हमारे यहाँ पे फॉलो कर रहा है। समझ आ गया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन पेरेंट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। यानी पेरेंट की ग्रेट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने बच्चों को एजुकेट करना। दूसरा क्या लिखा है, एवरी पेरेंट शुड अंडरस्टैंड दिस। और हर एक पेरेंट को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेट करना अपने बच्चों को। ठीक है, कंक्लूजन अब देखो क्या लिखा है। पहला कंक्लूजन है, चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट कैन नॉट डेवलप देमसेल्फ अप टू देयर कैपेसिटी। यानी उन बच्चों के जिन मतलब वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं अच्छे से, है ना। तो ये गलत है कि जिनके पेरेंट्स नहीं है तो डेवलप नहीं कर सकते। ये तो कहीं नहीं लिखा स्टेटमेंट में, तो ये गलत है। ठीक है। पेरेंट्स हेल्प इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। यानी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की हेल्प करते हैं एजुकेशन में। हाँ, तो ये सही है ना। इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन पेरेंट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना। तो ये सही लिखा है सेकंड वाला, कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की हेल्प करनी चाहिए एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी सही हो गया, यानी कि ओनली टू। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नो टीचर कम ऑन साइकिल टू स्कूल। यानी कोई भी टीचर जो है साइकिल से नहीं आता है स्कूल में। तो ये ठीक है, चलो मान लिया। स्टेटमेंट टू के लिखे, आनंद कम ऑन साइकिल टू स्कूल। और आनंद जो है वो साइकिल से आता है। तो देखो क्या लिखा है, पहला कंक्लूजन कि आनंद इज नॉट अ टीचर। तो हाँ, ये सही है कि अगर वो टीचर होता तो वो साइकिल से नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोई भी टीचर जो है साइकिल से नहीं आता स्कूल। तो आनंद जो है टीचर नहीं होगा, इसलिए वो साइकिल से नहीं आता। ठीक है, क्या लिखा है सेकंड, कि आनंद इज अ स्टूडेंट। तो ये तो कहीं नहीं मेंशन करा कि स्टूडेंट ही साइकिल से आ सकते हैं, राइट। जरूरी थोड़ी कि आनंद स्टूडेंट ही होगा, आनंद कुछ और भी हो सकता है। लाइक आनंद जो होते हैं गार्ड वाले भैया जो होते हैं स्कूल में, वो हो सकते हैं। वो और या फिर कोई भी हेल्प करने वाला जो होता है वहाँ पे, वो हो सकता है ना। तो टीचर ये स्टूडेंट क्या नहीं होते, स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, हेल्पर्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो आनंद है कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट हो ये पक्का नहीं है। तो यानी कि ओनली वन, यानी कि ए हमारा क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ आया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे, बुक योर फ्लैट बिफोर 15 जून। यानी 15 जून से पहले अपना फ्लैट बुक कर दो। एंड टेक बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम बिल्डर्स। और जो बिल्डर्स है ना, वो आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। यानी कि जो लोन देंगे ना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ये एडवर्टीजमेंट में लिखा था। तो कंक्लूजन वन में क्या लिखा है, नो फ्लैट विल बी बुक्ड लेटर। तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि फ्लैट जो है बुक नहीं होंगे 15 जून के बाद। 15 जून के बाद बुक तो होंगे, लेकिन क्या होगा, फ्री लोन नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये वाला गलत हो गया। सेकंड देखो क्या लिखा है, कि आफ्टर 15 जून नो लोन विल बी अवेलेबल। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिल रहा है 15 जून के बाद। क्या लिखा है, 15 जून तक क्या मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। बट 15 जून के बाद इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलेगा, सिंपल लोन तो मिल सकता है। और कंक्लूजन क्या लिखा है, नो लोन, यानी कोई लोन नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या है, गलत है। क्योंकि लोन तो मिल रहा है, बट इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिल रहा है ना। तो यानी यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि डी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, ड्यू टू जंप इन प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ऑयल गवर्नमेंट विल डिस्कस ऑन देयर प्रेजेंट ऑयल स्ट्रैटेजी। यानी कि इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस बढ़ने के कारण जो गवर्नमेंट है वो अपनी प्रेजेंट ऑयल स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करेगी। यानी कि जो आजकल
ऑयल में प्राइस वगैरह हो रहे हैं ना, उन पर डिस्कस करेगी। कौन? गवर्नमेंट। कब करेगी? इंटरनेशनल ऑयल के प्राइस बढ़ने के बाद। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या लिखा है? देखो, पहला कंक्लूजन लिखा है, आफ्टर जंप इन प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ऑयल विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ डीजल। यानी कि अगर हमारे इंटरनेशनल ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो गवर्नमेंट है वो डीजल के प्राइस बढ़ा देगी। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डीजल के प्राइस बढ़ा देगी ऐसे तो कहीं स्टेटमेंट में नहीं लिखा। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? बिल्कुल ही गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल्दो देयर इज अ जंप इन प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ऑयल गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ डीजल। तो ये भी कहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज करेगी डीजल के प्राइस। तो ये भी गलत है। बट एक बात देखो, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा है? विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ डीजल, और यहाँ लिखा है वॉन्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ डीजल, यानी विल नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ डीजल। तो दोनों क्या है? आपस में अपोजिट है ना? दोनों के आपस में अपोजिट है। अगर कभी भी ऐसा आ जाता है ना कि जब दोनों ही आपस में अपोजिट स्टेटमेंट्स हो, तो हम उसमें डी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सी, यानी कि सी यानी आइदर वन और टू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सैलॉजिज्म में भी समझाया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स, यहाँ पे नोट बना लो, फिर से बना दो क्योंकि सैलॉजिज्म में मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना? अब वैसे अगर जिसने सैलॉजिज्म की वीडियो नहीं देखी है ना, तो यहाँ पे ना मैं आई बटन में टैग कर देती हूँ सैलॉजिज्म की वीडियो, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पहला, अच्छा एक पॉइंट मैं बता रही थी यहाँ पे कि अगर आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो, अगर आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो, इफ बोथ द कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, ठीक है, यानी दोनों कंक्लूजन गलत हो। और दूसरा पॉइंट कि बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों के आपस में अपोजिट हो, तो देन क्या होगा? इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सब में नहीं होता, बहुत सारे केसेस में, सब सब केसेस में मत करना, बहुत सारे केसेस में क्या होता है? आइदर और इज यूज्ड, यानी आइदर और को हम यूज करते हैं। समझ गए? यानी कि इसलिए यहाँ पे सी में क्या हुआ है? आइदर और यूज हुआ है ना? आपको समझ आ गया होगा, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे सैलॉजिज्म में मैंने ये सारे पॉइंट समझा रखे हैं। तो आज के लिए उसमें 5 क्वेश्चन जो करने थे कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।